हेलो एवरीवन। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है यूरिया साइकिल एंड अबनॉर्मलिटीज। तो यूरिया बनता कैसा है? जो हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स है वो मेटाबोलाइज होके अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, तो इसको बॉडी एक्सक्रीट करना चाहिए। तो पहले ये लीवर में जाता है, वहाँ पर अमोनिया के ऊपर अलग अलग एंजाइम काम करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। यूरिया फिर ब्लड से एब्जॉर्ब होता है और किडनी में जाता है और वहां से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के जो इनिशियल कुछ स्टेप्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और जो बाकी के जो लास्ट वाले स्टेप्स है साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो होता क्या है, जो अमोनिया है वो CO2 के साथ कंबाइन होकर बनाता है कार्बोनिल फॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो लगता है कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेज। इस प्रोसेस में 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है और वो ADP में कन्वर्ट होते हैं। तो अब जो कार्बोनिल फॉस्फेट है वो ऑर्निथिन के साथ में कंबाइन होगा, लेकिन जो ऑर्निथिन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर। फिर ऑर्निथिन और कार्बोनिल फॉस्फेट मिलके बनाएंगे सिट्रोलिन। फिर यहाँ और इस प्रोसेस में जो एंजाइम लगता है वो लगता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोलेज। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोलेज। फिर ये जो है सिट्रोलिन है वो एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होगा। अब जो एस्पार्टेट है वो सिट्रीन ट्रांसपोर्ट की वजह से साइटोप्लाज्म में आएगा। तो सिट्रोलिन और एस्पार्टेट कंबाइन होकर बनाएंगे आर्जिनोसक्सिनेट। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा आर्जिनोसक्सिनेज सिंथेज। जैसे वहाँ पर सिंथेज एंजाइम था तो एटीपी यूटिलाइज हो रहे थे, वैसे यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। यहाँ पर एक एटीपी एक एएमपी में कन्वर्ट होगा, जो कि इक्विवेलेंट होता है 2 ATP के। अब ये जो आर्जिनोसक्सिनेट है इसको एक एंजाइम तोड़ने वाला काम करेगा। जैसे बोलते हैं आर्जिनोसक्सिनेट लाइज लाइज है, तो ये इसको तोड़ेगा। तो इससे क्या निकलेगा? फिमरेट निकलेगा और आर्जिनिन निकलेगा। अब ये जो फिमरेट जो निकला है वो TCA साइकिल में जाएगा और TCA साइकिल से फिर हमें क्या मिलेगा? एस्पार्टेट मिलेगा। और ये जो फ्यूमरेट है जब TCA साइकिल में जाएगा तो इससे एक NHDH2 प्रोड्यूस होगा, जो कि इक्विवेलेंट होता है हमारे 2.5 ATP के। अब ये जो फ्यूमरेट TCA साइकिल में जा रहा है वहां से हमें एस्पार्टेट मिल रहा है जो कि यूरिया साइकिल में आ रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो यूरिया साइकिल का प्रोडक्ट फ्यूमरेट वो TCA साइकिल में जाता है और जो TCA साइकिल का जो प्रोडक्ट है एस्पार्टेट वो यूरिया साइकिल में आता है। तो इसी को हम यूरिया बाईसाइकिल भी बोलते हैं। अब ये जो आर्जिनिन है, अब इसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। तो आर्जिनिन का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा आर्जिनेज। तो इसके हाइड्रोलिसिस से यूरिया बनेगा जो कि ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर किडनी में आके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। और ऑर्निथिन बनेगा जो कि फिर से जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ये जो साइकिल है वो फिर से चलती रहेगी। तो अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि इसका ये जो पूरी यूरिया साइकिल है उसका लेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है? तो जो पहला वाला स्टेप है, मतलब जहाँ पर CPS1 एंजाइम जो यूज हो रहा था वही इसका रेट लिमिटिंग स्टेप है। अब इसका रेगुलेशन पूछते हैं। तो जो CPS1 जो एंजाइम है उसको एक सब्सटेंस होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट, उसको ये एलोस्ट्रिकली एक्टिवेटर होता है CPS1 का। एलोस्ट्रिकली एक्टिवेटर होता है CPS1 का, जो एनिस्टाइल ग्लूटामेट होता है। अब अब यही इसका रेट लिमिटिंग स्टेप्स होता है। एक चीज इसमें बहुत पूछी जाती है, वो पूछे जाते हैं एनर्जेटिक्स, मतलब किस प्रोसेस में कितना ये ATP का यूटिलाइजेशन हुआ। तो बेसिकली जो हमारा पहला वाला स्टेप था, मतलब जो हमारा पहला वाला स्टेप था ये वाला, उसमें जो था हमारा 2 ATP यूटिलाइज हो रहे थे। फिर जब हमारा जो आर्जिनोसक्सिनेज सिंथेज बन रहा था उसमें भी हमारे एक ATP एक AMP में कन्वर्ट होता है जो कि इक्विवेलेंट है 2 ATP के। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 4 ATP हो गया। लेकिन हमारा फ्यूमेट बन रहा था उसकी वजह से NADH2 ने 2.5 ATP प्रोड्यूस करे थे। तो ये तो 4 ATP का तो यूटिलाइजेशन था, लेकिन हमारे प्रोड्यूस कितने हैं? 2.5 ATP। तो अगर हम नेट यूटिलाइजेशन देखेंगे तो वो होगा नेट यूटिलाइजेशन जो होगा वो होगा 1.5 ATP का। तो मतलब एक पूरी यूरिया साइकिल के लिए हमें 1.5 ATP लगेंगे, जो नेट जो ATP है वो 1.5 ATP लगेंगे। यूरिया साइकिल डिसऑर्डर।
बेसिकली होता क्या है, जो यूरिया साइकिल में जो अलग अलग एंजाइम है, अगर उनका डिफेक्ट डेफिशिएंसी होगी तो उनकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे अगर CPS1 है, उसका डिफेक्ट है, तो उसमें जो डिसऑर्डर होगा उसे हम बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। क्योंकि CPS1 काम नहीं करेगा तो अमोनिया का जो मेटाबॉलिज्म का इनिशियल स्टेप्स ही नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से हमारा अमोनिया एक्युमुलेट होगा, तो होता है हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। वही अगर हमारा OTC एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो उसे हम बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, जो कि मोस्ट कॉमन है यूरिया साइकिल डिसऑर्डर में। और इसके अलावा सिट्रोलिनिया होता है। सिट्रोलिनिया भी दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। अगर हमारा आर्जिनोसक्सिनेज सिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिट्रोलिनिया हो रहा है उसे हम बोलते हैं सिट्रोलिनिया टाइप 1। वही अगर सिट्रिन ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि सिट्रिन ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एस्पार्टेट आ रहा था और सिट्रोलिन से कंबाइन हो रहा था, लेकिन अगर सिट्रिन ट्रांसपोर्ट का डिफेक्ट है तो एस्पार्टेट वो नहीं आ पाएगा और सिट्रोलिन कंबाइन नहीं होगा, तो सिट्रोलिन एक तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो वो एक्युमुलेट होगा, तो उसे हम बोलते हैं सिट्रोलिनिया टाइप 2। वैसे ही हमारा होता है आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया, जो कि होता है आर्जिनोसक्सिनेट लाइस की डेफिशिएंसी से। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, आर्जिनोसक्सिनेट लाइस की डेफिशिएंसी होगी, तो जो हमारा आर्जिनोसक्सिनेट बना है वो नहीं टूट पाएगा, तो वो एक्युमुलेट होके हमारा ब्लड में आएगा और वहाँ से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, तो उसको हम बोलते हैं आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया। वही हमारे अगर आर्जिनिस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, तो जो आर्जिनिन जो बना है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, आर्जिनिन एक्युमुलेट होगा, तो उसको हम बोलते हैं आर्जिनीमिया। इसके अलावा जो होता है ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर होता है, जो कि क्या कर रहा था, ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर जो हो रहा था वो हमारा जो ऑर्निथिन था उसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जा रहा था। अगर इसके डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसे हम बोलते हैं HHS सिंड्रोम। हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर यूरिया साइकिल। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो होता है ऑर्निथिन कार्बोनिल ट्रांसफर एंजाइम जो होता है इसमें डिफेक्ट होता है। एक्सलिंग रेसेसिव होता है, मतलब ये मेल्स को अफेक्ट करेगा और जो फीमेल होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा ऑर्निथिन कार्बोनिल ट्रांसफर है इसमें डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कार्बोनिल फॉस्फेट वो एक्युमुलेट होगा। अब जो एक्सेस कार्बोनिल फॉस्फेट है वो संट हो जाएगा, किसके लिए, पिरिमिडिन सिंथेसिस के लिए संट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस पिरिमिडिन होंगे वो हमारे किस में होंगे, यूरिन में होंगे, तो जो हमें क्या मिलेगा, पिरिमिडिन जो मिलेंगे वो यूरिन में मिलेंगे। इसके अलावा पिरिमिडिन से बनते हैं एरोटिक एसिड, एरोटिक एसिड बनते हैं, पिरिमिडिन से एरोटिक एसिड बनते हैं, तो वो भी एक्सक्रीट हो गए, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, एरोटिक एसिडूरिया मिलेगा। तो इसमें हमें दो चीज़ें मिल रही है, तो यूरिन में अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो पिरिमिडिन मिलेंगे और दूसरा मिलेगा एरोटिक एसिडूरिया। HHH सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, हाइपर ऑर्निथिनीमिया, होमोसिट्रोलोनीमिया और हाइपर अमोनिया। होता क्या है, इस सिंड्रोम में ऑर्निथिन ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से ऑर्निथिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा, तो ऑर्निथिन होगा वो एक्यूमुलेट होगा, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर ऑर्निथिनीमिया। अब जो हाइपर ऑर्निथिनीमिया के अलावा इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल फॉस्फेट है वो एक्सेस में होगा, तो ये किससे कंबाइन होगा, लाइसिन से कंबाइन होगा, तो लाइसिन से कंबाइन होने के बाद में ये बनाता है होमोसिट्रोलिन। तो इसमें क्या होता है, होमोसिट्रोलिन जो होता है वो ब्लड में एक्युमुलेट होने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोसिट्रोलिनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा ये यूरिया साइकिल में जो डिफेक्ट है उसकी वजह से अमोनिया का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो जो NH3 का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइपर अमोनीमिया होता है। आर्जिनोसक्सिनेट लाइस की डिफेक्ट की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा था उसे हम बोल रहे थे आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया। तो अब इसमें क्या होता है, एक हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है जो कि एग्जाम में पूछे जाती है, कि इसमें जो हेयर होते हैं ब्रिटल हेयर होते हैं, जिसको ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा भी बोला जाता है। इसके अलावा जो आर्जिनिन है
आर्जिनिन है, जो आर्जिनिस की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसऑर्डर हो रहा था, आर्जिनीमिया। इसमें भी एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है। इसमें क्या मिलता है हमें? इसमें हमें मिलता है स्पास्टिक डाईप्लेजिया मिलता है, मतलब जो लोअर लिम्ब है उसमें जो होगा मतलब पैरालिसिस होगा, और वो जो होता है वो कैसे होता है? स्पास्टिक टाइप का होता है, वहाँ की जो टोन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक गेट मिलता है लोअर लिम्ब का, जिसको हम बोलते हैं सीजरिंग ऑफ लोअर लिम्ब। मतलब जो पेशेंट चलेगा वो ऐसे क्रिस क्रॉस, जैसे सीजर चलती है, सीजर चलाते हैं उस टाइप से क्रिस क्रॉस करके चलेगा।